सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है और जिस तरह से 8 फरवरी की तारीख सामने आई इलेक्शंस के लिए, अब वो पार्टियां जो बाहम मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ती थीं, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की जो हुकूमत बनी थी उसमें इकट्ठे थे और हर काम मुशावरत के साथ आगे बढ़ता था, अब बिल्कुल रास्ते जुदा नज़र आ रहे हैं। नून लीग बिल्कुल सोलो फ्लाई के चक्कर में थी, लेकिन कहीं ऐसे लगा कि जैसे उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, तो अब इत्तेहादियों की तलाश है। हत्ता कि इलेक्टेबल्स के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। इलेक्टेबल्स का मतलब ये है कि चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से हो या ना हो, वफादार नून लीग के पिछले 20 साल से 30 साल से फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्टेबल होना चाहिए, यानी असर व रसूख होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, जिसमें पैसा भी आ सकता है, बरादरी भी हो सकती है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। अगर वो नून लीग में आना चाहें तो जनाब उनको बिल्कुल वेलकम किया जाएगा। इसी तरह से अब मियाँ नवाज शरीफ साहब आने के बाद पाकिस्तान आए और उसके बाद अब वो मुख्तलिफ जमातों के लोगों से मिल रहे हैं। MQM के साथ इत्तेहाद की बातें आगे बढ़ी, फिर कहा गया सीट एडजस्टमेंट का मामला है। इसी तरह बलूचिस्तान जा रहे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर वहाँ पर जो सियासी रहनुमा हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसे लग रहा है कि जैसे वेट एंड सी, यानी खामोशी से देखा जाए कि कौन किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है। वो अभी इस तरफ नहीं आ रहे कि किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ आगे चलना है। इसकी क्या वजह है? क्या पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अकेले ही हुकूमत बना सकते? बयानात सामने आ रहे हैं कि इस दफ़ा जियाला ही वज़ीर आज़म होगा, वज़ीर आला सिंध भी वही होगा और मेयर तो पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इसी पर हम बात करेंगे। शर्मिला फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ हैं और मोहम्मद हुसैन खान साहब MQM के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला साहिबा, ये फरमाइएगा कि क्या वजह है कि सब लोग इस वक्त नून लीग का रुख कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी इसको किसी डील का नतीजा कहती है या लाडला होना कहती है, नून लीग कहती है कि जी सबको नजर आ रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात ही नून लीग है। इसीलिए आप देखिए MQM से लेकर GDA, मौलाना फजल रहमान साहब, हत्ता कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो कि लोग आपकी तरफ एक वक्त में देख रहे थे कुछ अर्सा पहले, अब वो नून लीग की तरफ देख रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी शुक्रिया उसामा। देखिए, बात यह है कि इसमें पॉपुलैरिटी का तो शायद बहुत थोड़ा अंसर होगा, इसमें किसी किस्म की कोई लाडलेपन और किसी किस्म की कोई डील का ज़रूर बहुत ज़्यादा फैक्टर है। अच्छा, इशू ये है कि हर दौर में हम देखते हैं कि कोई ना कोई किंग्स पार्टी उभर के सामने आती है और इस बार अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि एक बार फिर बैकडोर चैनल से जो भी मामला तय हुए नहीं हुए, जो भी हुआ, लेकिन PMLN को बिलखुसूस ख़ास फेवर किया जा रहा है। बलूचिस्तान के कई इलेक्टेबल जो पीपल्स पार्टी में आना चाह रहे थे उनको कहा गया कि नहीं, आप PMLN में जाएं। जब हम शिकायत करते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, तो ये वो प्री पोल रिगिंग के अनासिर हैं जिसके ऊपर हम शिकायत करते थे। सिंध में तरक्याती फंड्स उस वक्त रोक दिए गए जैसे ही असेंबली डिसॉल्व हुई। बाकी सूबों में उस वक्त फंड रोके गए जब इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुई। हमने इस पे भी शिकायत की और ये वो तरक्याती फंड्स हैं जिसमें गरीब आवाम, जिनके सैलाब ज़दगान, जिनके घर बनाए जा रहे थे, उनके फंड रोके गए। अच्छा, अब ये तासुर हर दफ़ा ये होता है ना, आप देखें ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये देखते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। अगर किसी एक जमात को फेवर किया जा रहा है, उसको खास प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो फिर ये अंडरस्टूड होता है कि जी अगली हुकूमत शायद इनकी ही बन जाए, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि उसी जमात के साथ अलायंस कर लें या शमूलियत अख्तियार कर लें ताकि आइंदा आने वाले सेटअप के अंदर उनको एक वजारतों का चंक भी मिल जाए। यही मामला इन जमातों के साथ जो ये जाके अलायंसेस कर रहे हैं। अच्छा, हमारी जानिब से ये ख्वाहिश है, ये जुस्तजू है और ये कोशिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, आज़ादाना हो, मुनसिफाना हो, ताकि बैलेट पे एक बार फिर डाका ना डाला जाए। अच्छा। क्योंकि अगर 2018 का सिलेक्शन गलत था और ये PMLN भी कहती थी 4 साल से वोट को इज्जत दो का नारा इन्हीं का था, अगर ये नारा आज नहीं है तो इसके पीछे ये तमाम अनासिर हैं। अगर 2018 का सिलेक्शन गलत है तो फिर 2024 का भी सिलेक्शन गलत है। लोगों के वोटों का एहतराम करें, ये बात अच्छा। है ना, जो इज्जत देने की बात है। क्या मतलब है इज्जत देना वोट को, कि अगर इसने जिसको वोट डाला है उसको इलेक्ट होने दें। जी जी।
अच्छा, ये धुंध ना आ जाए, ये प्री पोल रिगिंग ना हो, ये पोल के बाद रिगिंग ना हो, किसी एक किंग्स पार्टी को क्रिएट ना करें आप। अच्छा, अगर आप अवाम में मकबूल हैं तो आपको बिला किसी डर खौफ के इलेक्शन में जाना चाहिए। अवाम आपके साथ है तो फिर क्या गम है। बिल्कुल सही है। हम समझते हैं कि अवाम हमारे साथ है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद हुसैन साहब चूँकि हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब मोहम्मद हुसैन साहब, ये फरमाइए, अगर ये डील नहीं है, आपको किसी ने नहीं कहा और एमक्यूएम अपनी मर्जी से जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस वजह से जा रहे हैं, जो बज़ाहिर लगता है कि जी मकामी सतह पर लोगों को एम्पावर किया जाए, बल्दियाती यानी जो नुमाइंदे हैं उनको एम्पावर किया जाए। अभी हाल ही में तो आपने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, नून लीग ने तो कभी भी एम्पावर नहीं किया किसी भी बल्दियाती नुमाइंदे को या बल्दियाती हुकूमत को, उनकी तारीख ही नहीं रही पिछले 30-40 साल से। तो फिर एमक्यूएम क्यों गई? अगर उन्हें इसी तरह से एम्पावरमेंट लेनी थी तो उससे तो यही तासुर जाएगा कि कोई वो जिसको कहते हैं हवा चल रही है, इस वजह से वो गए हैं। और जो सीट एडजस्टमेंट है, दूसरा सवाल मेरा ये है, उसमें नून लीग का कितना इस वक्त वोट बैंक आप कराची में या सिंध के शहरी इलाकों में देख रहे हैं, जिस वजह से आपने कहा कि उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए उसामा, सबसे पहले तो मैं बोल चैनल के जरिए इस प्रोग्राम को देखने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा, देखें, ये तासुर गलत है कि एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून के पास मौजूदा हालात में किसी किस्म का मुआहदा करने के लिए या उनसे कोई इलेक्शन के हवाले से कोई सेटलमेंट करने के लिए क्यों चली गई। हमारा तो उनके साथ अभी तक इत्तेहाद था जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट 9 तारीख को या 10 अगस्त या 11 अगस्त को आई है। आपको याद होगा 30 मार्च 2022 को जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी तो 30 मार्च 2022 को एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीडीएम की जमातों बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया था वफाक में, जिस एग्रीमेंट पर इनके शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत, मौलाना फजलुर रहमान साहब के दस्तखत मौजूद थे और बिलावल जरदारी साहब के, आसिफ जरदारी साहब के और बलूचिस्तान से भी दस्तखत मौजूद थे। तो हमारा तो इनके साथ इस पीडीएम की जो 16-17 साल की हुकूमत रही है जिसमें पीपल्स पार्टी खुद भी शामिल थी, हमारा तो इनके साथ अभी केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले तक साथ था। और यही वजह है कि उसी कंटिन्यूएशन की वजह से उन्होंने हमसे राब्ता किया, कायम किया कि जी अभी अगस्त तक हम सारे साथ चल रहे हैं, तो आगे भी अगर हम आपस में इसी तरह अफाम और तफहीम के साथ एक दूसरे के मसाइल को सामने रखते हुए, एक दूसरी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए हम साथ चल सकते हैं। तो हमने उनके साथ लाहौर में मुलाकात की और कल आपने देखा नून लीग के लोग भी यहाँ पर आए। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो अगस्त 2022 में जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी। अब दूसरा सवाल जो आपका था जी कि वो मैं भूल गया, मेरे ज़हन से निकल गया। कितना वोट बैंक कितना देख रहे हैं आप कराची में, शहरी इलाकों में सिंध के नून लीग का, या आपको पंजाब में कोई उम्मीद है कि वहां पर आपके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करके वहां एमक्यूएम नजर आएगी? देखें, सीट एडजस्टमेंट उसामा कहीं भी की जा सकती है। जब एमक्यूएम पाकिस्तान कराची में अपने इलाकों से सीट किसी को दे सकती है तो फिर हम भी कहीं भी सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर सीट ले सकते हैं। ये आपस में गुड फैक्ट की बुनियाद पर और गुडविल की बुनियाद पर किया जा सकता है। नून लीग वाले हमसे कह सकते हैं कि जी आपका एक नुमाइंदा हम लाहौर से खड़ा करते हैं, हम आपके एक नुमाइंदे को लाहौर से जिताते हैं, आप कराची से हमारे किसी नुमाइंदे को जिताते हैं। तो ये तो एक आपके ख्याल से नहीं, नून लीग का वोट बैंक, आप ये जी ये वोट बैंक है या नहीं है सिंध के इलाकों में, नून लीग का शहरी इलाकों में खास तौर पर? देखें, ये वोट बैंक का उसामा पता उस वक्त चलेगा। अभी नवाज शरीफ साहब 3.5-4 साल की जिला बत्ती काट कर आए हैं। अभी जब वो अवाम में निकलेंगे, अवाम में जब वो जाएंगे तो उनको अंदाजा होगा कि पंजाब में उनका कितना वोट देंगे, केपीके में कितना वोट देंगे, बलूचिस्तान में कितना वोट देंगे, कराची में कितना वोट देंगे। तो उसके मुताबिक फिर ये तो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर ये गुफ्तो शनीद जारी है। ये सारी चीजें जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी, शुरू होगी, लोग अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे
तो उस वक्त कोई ना कोई फार्मूला बनेगा, अच्छा, चलें, कोई सही ना है। कोई स्ट्रेटेजी बनेगी। अभी ठीक है, अभी तक इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी सीट एडजस्टमेंट की तरफ तो यकीनन जाया जा सकता है। शर्मिला साहबा, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कोशिश कर रही? किसी से मुलाकात ही नहीं, कोई सीट एडजस्टमेंट की बात ही नहीं, ये लोग आपके साथ रहे हैं माजी में, तो ये भी नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी इतनी सादा और मासूम हो कि 3 दफ़ा नून लीग के साथ चले, फिर दोबारा जनाब अलग हुए कि अब तो नहीं साथ चलेंगे, फिर दोबारा साथ चले? तो आपके ख्याल में ये आपके साथ फिर सरप्राइज हो गया कि नून लीग ने कहा नहीं, हम सिंध में बिल्कुल पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी जमातें हैं सबके साथ होंगे, पीपल्स पार्टी का नाम ना लो? देखिए उसामा, हमें अपने आप पे एतमाद है और हमें लोगों की मोहब्बत और उनके वोटों पे एतमाद है। हम इलेक्शन में अकेले जाएंगे, हमें किसी बेसाखी की जरूरत नहीं है। मैं तो थोड़ी सी हैरान एमक्यूएम के ऊपर हूँ कि एमक्यूएम की तो जाहिरी बात है अपनी एक स्टैंडिंग है, उनका अपना एक वोट है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन में वोटों के हवाले से इनको पीएमएलएन से क्या फायदा होगा, क्योंकि पूरे सिंध में पीएमएलएन का कोई वोट नहीं है। और हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये देख रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है पीएमएलएन की होगी, तो वफाक में फिर इनको भी वजारतों में हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन एज फार एज वोट्स आर कंसर्न्ड इन सिंध, उससे इनको कोई फायदा पीएमएलएन से नहीं पहुंचने वाला। अच्छा, पीएमएलएन की फेस सेविंग हो जाएगी, कोई मेंबरान यहाँ पर नहीं है, उनकी फेस सेविंग हो जाएगी कि उन्होंने एमक्यूएम के साथ मिलकर लड़ा है, तो उनको शायद इस तरह फायदा है। अदरवाइज वोटों के हिसाब से एमक्यूएम को कोई फायदा नहीं। और मैंने हमेशा देखा है। जी शर्मिला साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जी, मुझे जरा माजरत, नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सियासतदान है। लश्करी रईसानी साहब, आपकी भी मुलाकात बताया जा रहा है जिस तरह हुई है शहबाज शरीफ साहब से, आप क्या देख रहे हैं? आप एक अहम शख्सियत बलूचिस्तान की हैं, इस वक्त नून लीग ने सबके लिए दरवाजे खोले हुए हैं। आपको लगता है कि नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है दीगर जमातों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में? देखिए, एक तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान को एक कौमी इकाई का हैसियत कभी दिया नहीं गया है, क्योंकि इसके सीटें कम है। मगर मैं ये कहता हूँ एक कौमी इकाई है, इसका हैसियत वो होना चाहिए जो बाकी सूबों की। इसीलिए यहाँ जो तरीक़ेकार है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों का, यहाँ हमेशा एक अनस्टेबल, जैसे बाकी पाकिस्तान में भी है, मगर इधर खुसूसी ज़्यादा तवज्जो कर सकते हैं कि एक मखलूत हुकूमत बनाया जाए और जिसको जब भी वो चाहें हटा लें। मगर मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत सुन रहा था, कोई खातून बात कर रही थी, हमारा जो डायलॉग उनके साथ हुआ है, बलूचिस्तान के जो जेन्युइन इश्यूज है हमने उनको लिख के भी दिया है, और उनके साथ इस बात पे हुआ है कि बलूचिस्तान को अगर डिलीवर करें और यहाँ लोगों को महसूस हो कि इस फेडरेशन का हिस्सा है और वफाक और सूबे में हुकूमत जो कि जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स के बुनियाद पे हो, तो यहाँ हालत बेहतर हो सकते हैं। आज भी सरदार अयाज सादिक साहब अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उनके सूबाई सदर जाफर खान मंदुखेल साहब आए थे, उनके साथ भी यही बात हुआ और हमने इश्यूज लिख के दिए हैं। अब जिनको जो भी भेज रहे हैं, हमारा उनके साथ काम नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर है जी। और बलूचिस्तान के इश्यूज हमारे लिए अपने जान, अपने सर से ज्यादा अहमियत रखते हैं। हमने उस इश्यूज को उनके साथ बात की है और उनको लिख के दिया। लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने यही बातें की थी उस वक्त पीडीएम में शामिल होते हुए। आज हम देख रहे थे वो सड़कों पर थे, धरना दे रहे थे। दूसरा ये कि मियाँ साहब आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन कौन शामिल हो सकता है? आपकी मुलाकात है मियाँ नवाज शरीफ साहब से? जी, हम अभी मिले, सरदार अयाज सादिक हमारे पास तशरीफ लाए थे और इश्यूज पे बात हुआ। बाकी मेरा ये मुझे पता नहीं कि कौन लोग जा रहे हैं, कौन लोग किनको भेजा जा रहा है, मगर हमारा जो मसला है बलूचिस्तान है और उनके लोगों के मामलात हैं, उनको ठीक करने के लिए हम एक एजेंडा के साथ। नवाबजादा साहब, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया भेजा जा रहा है, लोग अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं क्या? अख्तर मेंगल साहब को किसी ने कहा था कि वो जाएं, तहरीक इंसाफ को का साथ छोड़कर इस तरफ जाएं, वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे? इस दफा भी ऐसे हो रहा है? उनका पार्टी था और शायद उनके पार्टी के सेनेट कमेटी ने फैसला किया कि उधर जाए। मैं जो शमूलियत वाले लोगों का बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिनको पहले पीपल्स पार्टी में भेजा जा रहा था, अब उनको कहीं और भेजा जा रहा है, शायद लग ऐसे ही रहा है। अच्छा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी तो रहे, बलूचिस्तान के सदर रहे, तो सर क्या रहा भी? एज ए प्रेसिडेंट, एज ए सेनेटर मैंने छोड़ा उनको। इक़्तिदार के पीछे कभी जाता नहीं, मेरे मामलात लोगों के साथ होते और अपने सूबे के इश्यूज के साथ। क्यों सर, क्या पीपल्स पार्टी पे ऐसा क्या हुआ कि जो नहीं हो सका और आप समझते हैं नून लीग शायद वो डिलीवर कर सके? देखिए, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं
अगर किसी का ये ख्याल है कि जबरदस्ती हमें तंग करके पहाड़ों में भेजा जाएगा और फिर उसके बाद दहशतगर्द करके हमको कत्ल करा जाएगा, हम उस रास्ते पे नहीं है। हम पॉलिटिकल स्ट्रगल से हैं। जिस आइन पे मेरा भी दस्तखत है, 18वीं तरमीम कमेटी में था, जब आइन पे हम दस्तखत कर रहे थे उसके बाद आखिर तक उस आइन को रियासत वायलेट कर रहा था। तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं एहतजाजन अपना उहदा और सेनेट का सीट छोड़ा ताकि वो जो पॉलिसी मेकर्स है इस मुल्क में बदकिस्मती के साथ उनको समझ आ जाए कि एक शख्स अपने पार्टी का उहदा और इसलिए छोड़ रहा है कि उसको और कुछ नहीं चाहिए, अपने सूबे के लोगों को खुशहाली चाहिए। ये मेरे एहतजाज का तरीका था। अब वो तरीका कामयाब हुआ या नहीं हुआ, मगर मैं समझता हूँ कि पुराने एहतजाज का यही रास्ता होता है। सही। शर्मिला साहबा, आपने सुना लश्करी रसानी साहब, जितना मैं उनको जानता हूँ बड़े उसूल पसंद आदमी हैं, उन्होंने बड़ी वाज़ेह बातें की हैं। तो ये क्या आप समझती हैं कि यानी पीपल्स पार्टी को उन्होंने छोड़ा एक उसूली मौके पर के जो समझते थे वो नहीं उस तरह से काम हो रहे थे? उसमें नहीं करता कि पीपल्स पार्टी का कसूर होगा, लेकिन क्या ये मसाइल आपने भी कोशिश की 16 महीने इकट्ठे चल के हल करने की, तो क्या आप लगता है कि वहाँ से भी मायूसी हुई, आप नून लीग के साथ जाकर हल हो सकेंगे? आप भी तो पहले साथ रहे, तो क्या एक नेशनल गवर्नमेंट ये मसाइल हल कर सकती है? देखिए जी, बलूचिस्तान के बड़े दरीना मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पीपल्स पार्टी की कोशिश हमेशा से रही है कि उन महरूमियों को दूर करें। प्रेसिडेंट साहब जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने थे तो आगाज हुकूक बलूचिस्तान का इनेकाद किया था उन्होंने। काफ़ी हद तक उस पर काम हुआ, कुछ मसाइल मसले थे, कुछ हो सके कुछ नहीं हो सके। आई एम श्योर रईसानी साहब अपने अवाम, अपने वोटर्स और बलूचिस्तान के लिए नेक नियति से काम करते हैं। इख्तलाफात हो जाते हैं, जाहिरी बात है। जब आप चाहते हैं कि आपके हल्के के काम हो, अवाम के काम हो, फला हो, कहीं ना कहीं इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट चलाना आसान काम नहीं है। अकोमोडेशन भी करनी पड़ती है, कहीं कहीं आप नहीं अकोमोडेट कर सकते, वसाइल की कमी है, बहुत सारे दीगर मसाइल होते हैं। अच्छा, हर इंसान को ये हक है कि वो अपना फैसला करे कि वो किसके साथ चलना चाहता है। हम नेक नियति के साथ कोशिश करते हैं, आगे मामला ना चल पाए तो ठीक है, रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होते। आज ये उनके किसी और जगह चले जाएंगे, कल हमारे पास आ जाएंगे। देखिए, मैं ये हमेशा ये समझती हूँ कि वो एक अच्छा सियासतदान होता है, उसकी अवलीन तरजीह होती है कि वो अपनी आवाम की खिदमत करें। एंड इट इज ओनली नेचुरल कि आप अपोजिशन में रह के आवाम की खिदमत नहीं कर सकते। ठीक है, हुकूमत में रहकर फंड्स भी मिलते हैं, नौकरियां भी मिलती हैं, काम भी होते हैं हल्के के लोगों के, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल डिजायर है कि आप वहां पर जाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि आइंदा हुकूमत बनने वाली है, ताकि वफाक में आपके काम हो सके, वफाक के जरिए आपके सूबे के अंदर काम हो सके। इट्स ओनली नेचुरल। ये एक दिस इज पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। सही। और जो भी ये फैसला करता है, चाहे वो रईसानी साहब हो, चाहे वो मोहम्मद हुसैन साहब हो, देखिए इसी तरह आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि ये इनकी मर्जी है और ये बेहतर फैसला कर सकते हैं, ये बेहतर जानते हैं ग्राउंड रियलिटीज क्या है। इनकी मुलाकातें हो रही हैं, ये समझते हैं कि अगर वहाँ बेहतर उनके थ्रू, उनके जरिए मसाइल हल हो सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब मोहम्मद हुसैन साहब, यानी पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ इस बात पर नहीं है कि आप जाएं, आप इत्तेहाद करें, सीट एडजस्टमेंट करें, जिस जमात के साथ मर्जी करें, आपको पूरा हक हासिल है। लेकिन सर, आपने ये कोशिश पहले भी की, 16 महीने साथ रहकर शहबाज शरीफ साहब के पास अब बार बार गए कि जी ये देखें एम्पावरमेंट होनी चाहिए, जो वादे पूरे नहीं किए गए। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या नून लीग और आप मिलकर या GDA इस पोजीशन में आ जाएंगे कि सूबे में हुकूमत सिंध में बना लें और फिर अपनी मर्जी का बलदियाती निज़ाम ले आएँ? देखें उसामा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमें किसी के एतराज़ करने से या किसी की अप्रूवल, किसी की परमिशन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पूरा भरोसा करते हैं अपने वोटर्स पर, अपने आवाम पर। अभी हम पिछले 2 महीने से अपनी आवाम के दरमियान हैं, हमारी राब्ता मुहिम चल रही है और लोगों की बड़ी हमें पजीराई मिल रही है। दूसरी बात ये, 30 मार्च 2022 को जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसमें ज़्यादातर जो नुकात थे, जो हमारे वोटर से मुतालिक मामला थे, वो थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। उसी में एक जो सबसे अहम जो नुक्ता था वो आर्टिकल 140A का था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन का था, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट की थी, जो ऑर्डर दिया था कि लोकल गवर्नमेंट को
आप एम्पावर करें। पीपल्स पार्टी ने उस पर भी अमल दरामद नहीं किया। ये तो पीपल्स पार्टी का पार्ट हो गया। अब हम ये चाहते हैं एनक्यूएम के साथ साथ दीगर जो सियासी फैक्टर्स हैं सिंध में, जिस तरह जीडीए है या फंक्शनल लीग है, एएनपी है, जेयूआई है, नून लीग है, या और दीगर जो सियासी मजहबी पार्टियां हैं, वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 15 साल हो गए सिंध में इख्तिदार में रहते हुए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इख्तिदार तूल पकड़ता गया, बढ़ता चला गया, शहरी इलाके हों या दही इलाके हों, वहाँ पर हालात संगीन से संगीन तर होते चले गए और मसाइल बढ़ते चले गए, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जजेस साहिबान ने भी ये अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि सिंध के शहरी इलाकों को भी गांव देहात में तब्दील कर दिया गया। तो ये जो वजूहात हैं जी, इसके बावजूद हम वफाक में पीडीएम के साथ गए। पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हमें पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे वफाक में हुकूमत का हिस्सा है और सिंध में हम उनके साथ अपोजिशन में, लेकिन उसके बावजूद हम क्यों गए? हम मुल्क की सलामती चाहते थे, मुल्क की मईशत को बेहतर करना चाहते थे, क्योंकि मुल्क की मईशत को गुजारिश है ना, जब से एमक्यूएम है किसी ना किसी के साथ हमेशा इसी बात पर इत्तेहाद किया है। पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद किया, नून लीग के साथ भी किया, तहरीक इंसाफ के साथ भी किया। कोई ऐसी विफाकी हुकूमत नहीं बनी या जमात की, यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, आप सबके साथ गए, लेकिन फिर भी आपको जो आपकी ख्वाहिशात थी पूरी कोई भी नहीं कर सका, तो आप कैसे हो जाएंगी? देखें, बात ये उसामा, हम कोशिश कर सकते हैं। हमने हर इलेक्शन के बाद हर सियासी पार्टी को जो अपनी हुकूमत बनाना चाहती थी, लेकिन 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बन रही थी हमारे वोट के बगैर वफाक में, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के साथ गए। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने 57 नुकात पर एग्रीमेंट करने के बावजूद 2 साल तक उसमें से किसी एक नुक्ते पर अमल दरामद नहीं किया, हम 90 में इनके साथ हट गए और 90 में हम चले गए नून लीग के साथ। तो ये इस तरीके से हम नून लीग के साथ भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे और तहरीक इंसाफ के साथ। चले अब सर देखते हैं, अब ये तो इलेक्शन है जी, इलेक्शंस होंगे और उसमें जिस तरह अब आपने फैसला किया नून लीग के साथ मिलकर चलने का, तो अब देखते हैं कि वो कितने वादे पूरे कर पाती है और क्या इस तरह से मिलकर आप हुकूमत बना भी पाते हैं नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद हुसैन खान साहब, शर्मिला फारूकी साहब और लश्कर ईसानी साहब। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। पंजाब की सियासत की बात करें तो नून लीग ने अपने दरवाजे तमाम इलेक्टेबल्स के लिए खोल दिए हैं। किसी भी जमात से हों, सबके लिए इस वक्त दरवाजे खुले हैं, कोई भी आना चाहे। अब ये नून लीग पर है कि कौन कौन उसमें शामिल होता है। नून लीग ने मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बारे में फ़ैसला करना है। हमें ज्वाइन किया है फ़याज़ हुसैन चौहान साहब ने, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। फ़याज़ साहब, दिहाइयों से आपका सियासत का तजर्बा है और लोगों से मिलना जुलना, एक होता है ना कि बिल्कुल अवाम की सियासत करना, हर एक से जाकर मिलना, वो आप देखते हैं। अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहबा थी, पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और एमक्यूएम से मोहम्मद हुसैन साहब थे, लश्कर ईसानी साहब भी थे हमारे साथ, सीनियर सियासतदान है वो। तो बात ये हो रही थी कि इस वक्त नून लीग की तरफ बड़ा झुकाव है दीगर पार्टीज़ का, छोटी पार्टीज़ का, इलाकाई पार्टीज़, जिस तरह एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। अभी मियां नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, दीगर लोगों से वो मिलेंगे। तो सर, इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं? वो जो हवाओं का रुख कहा जाता है, क्या वाकई इस वक्त नून लीग के लिए माहौल बन चुका है जिसकी वजह से सब उधर जा रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशन से हट के आपको एक न्यूट्रल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। तहरीक इंसाफ का टाइटैनिक डुबोने के बाद कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने हाथों से डुबोया, उसके बाद अगर कोई पंजाब के अंदर खसूसन और केपीके के जनाब हज़ारा डिवीज़न के अंदर खसूसन और बाकी अमूमन अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज्ड है या उसके बाद पॉपुलैरिटी रखती है और रखती थी, तो वो ऑब्वियसली जनाब नून लीग थी और नून लीग है, इसमें तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो उसामा भाई 2008, 2013, 2018 के इलेक्शन के अंदर, 2008 में पीपल्स पार्टी और नून लीग, 2013 के अंदर पीटीआई और नून लीग, 2018 के अंदर पीटीआई और नून लीग,
वो वाली पॉपुलैरिटी नहीं है। अच्छा। उसमें बेसिक इनकी वजह आ जाती है आखिरी जो इन्होंने 16 महीने लगाए अपने इक़्तिदार के, और अगर तहरीक इंसाफ के हुकूमत ना जाती तो यकीन जाने, या मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज मैं आपके सामने नहीं रख रहा, पाकिस्तान की आवाम के सामने, नाम लेवा नहीं होना था तहरीक इंसाफ का, नाम लेवा, किसी ने टिकट नहीं मांगना था तहरीक इंसाफ का। मुझे याद है 2020 और 2021 में वोटर सपोर्टर तो दूर की बात, हम अपने रिश्तेदारों और बहन भाइयों के पास नहीं जा सकते थे, उनके सामने जाते थे, वो मिट्टी प्लीत करते थे हमारी कि क्या कर रही है तुम्हारी हुकूमत, महंगाई, बेरोजगारी, कोई नौकरियां नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई असूल नहीं, और महंगाई आसमान पे, ये तुम इस मकसद के लिए आए थे। पता अजीबोगरीब हालत थी। अब जबकि इन्होंने 16 महीने जो लगाए हैं उसके बाद इनको नुकसान हुआ, पीडीएम और खसूसन नून लीग को, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि नून लीग इस वक्त वाहिद पुरानी और ऑर्गेनाइज पार्टी पंजाब और हजारा डिवीजन के अंदर तो वो है। अच्छा, ये बताइए चौहान साहब कि ये आपने बड़े करीब से सारा मामला देखा है और आप भी देख रहे हैं, तो ये इतना बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया क्यों? अगर ये हुकूमत ना लेते तो शायद ये पॉपुलर होते, तो फिर इन सब जमातों ने मिलकर ये क्यों ऐसे किया कि जनाब नहीं, माइनस करो तहरीक इंसाफ को और हम आ रहे हैं, और इनको पता था 16 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकेंगे, तो क्यों ये सब किया फिर उन्होंने? कि हासिल क्या किया? असल में इनके सामने दो ऑप्शन थे, या रियासत या सियासत। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अच्छा, अभी आपके सामने हर रोज एक नया स्कैंडल आता है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के का अपना भी, उनकी मिसेस का भी, उनकी मिसेस की सहेलियों का भी, बाकी भी सारी चीजें। सर रियासत दांव पे लग गई थी। अब जादू टूने के ऊपर आपकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही है, जादू टूने के ऊपर आपके ISI चीफ की जनाब पोस्टिंग हो रही है, जादू टूने के ऊपर आपके आर्मी चीफ की पोस्टिंग हो रही है, जादू टूने के ऊपर और जनाब दम दरूद के ऊपर आपने जनाब बज़ाहिरन आपने सारी पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के जनाब मामलात को, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल इश्यूज को आपने रखा हुआ है, और फिर कोई हालात और वाकयात नहीं थे, तस्वीरें मंगवा के तस्वीरों का जनाब के ऊपर जनाब टूने करके आप तय कर रहे हैं कि कौन सा मिनिस्टर लगेगा, कौन सा ब्यूरोक्रेट लगेगा, और फिर आपने रियासती अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी रखी। लेकिन चौहान साहब ये आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करेंगे उसको तो ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किस तरह से फैसले हो रहे हैं। वो तो ये देख रहा है कि 6% ग्रोथ थी, 150 का पेट्रोल था, बिजली जो है वो 16 रुपये 20 रुपये, यहाँ जनाब 60 रुपये बिजली हो गई, गैस की कीमतें कई 100 गुना बढ़ गई, कई 100% बढ़ गई, और पेट्रोल की कीमत कहीं से कहीं चली गई। डॉलर आप देख लीजिए, जो आपने खुद कहा कि इन्होंने 16 महीने लेकर अपनी बर्बादी की, तो सर वो आम आदमी को तो इससे फर्क नहीं पड़ा किस तरह से फैसले हो रहे थे। उन्होंने देखा कि ये इतने सारे मिलकर, ये अगर इतने ज़हीन दिमाग थे, इसहाक डार साहब इतने बेहतर थे, बर्बादी तो यहाँ पर नजर आती है। मैं इसका जवाब आपको तसल्ली से दे देता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, FA में भी, BSc में भी, MA भी इकोनॉमिक्स मैं आपके सामने अपना आपको एक एनालिसिस रख देता हूँ, तसल्ली से सुनिएगा। जनाबे वाला वो जो 6% ग्रोथ थी आपका कोरोना क्राइसिस के अंदर, अरबों रुपया, ठीक है जी, दाएं बाएं से लेके ऊपर नीचे से लेके वो सारा आपकी इकोनॉमी के अंदर इन किया गया, और आपका कई 100 अरब रुपए का आपने अपने मंजूरे नजर इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को 0% जनाब आपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा दिया, जो एक स्कैंडल बना हुआ है, और वो भी अभी सारा प्रोसेस में चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसामा भाई आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम सुन ले, आपके शौकत तरीन साहब और उमर अयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था, ये 2023 के शुरू की बात है, इसी साल के हुकूमत जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हमने 76% कर्जा पाकिस्तान के ऊपर जो अभी तक टोटल कर्जा है, टोटल 14 अगस्त 1947 से लेके अब तक, उनमें से 76% 3.5 साल के अंदर PTI की हुकूमत में लिया गया है। हालांकि उन्होंने गलत बोला, 76% नहीं, 80% कर्जा। कता कलामी माफ सर, उससे ज्यादा 3.5 साल से ज्यादा 16 महीने में ले लिया गया। मेरी बात पूरी सुन ले अभी जी। आपकी इत्तला के लिए से वो जो ग्रोथ शरोत और ये सारी चीजें हैं ना, ये वो आपका 80% आपने कर्जा लिया है, अरबों रुपए की आपने जनाब सर्कुलेशन ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी आपने जनाब इंडक्ट की हुई है। कोरोना की वजह से आपने जनाब खरबों रुपए जनाब कर्जे दिए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को, उनका पैसा, ये सारी वो चीज थी।
लेकिन जो एंड रिजल्ट था, पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया 80% कर्जा लेके। फिर आप कहते हैं ना 16 महीने, जनाबे वाला आपकी तरह प्री प्लान फरवरी 2022 में 2021 अक्टूबर में आपने IMF से मुआहिदा किया और उस मुआहिदे के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सैकड़ों हजारों लाखों क्लिप जरा सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिसमें तकरीर करके उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को कहा कि हमने ये मुआहिदा कर लिया है, लेकिन ज़हनी तौर पे तैयार रहे, महंगाई का तूफान आने वाला है। ठीक है सर, ये अपने मुंह से वज़ीर आज़म कह रहा है। चले फिर उसके बाद उसी एक मिनट पूरी बात सुन लें। उसी मुआहिदे को फरवरी 2022 में इंटेंशनली पर्पसली बारूदी सुरंगों के तौर पर सबूताज किया गया। ये वो वजह है जिसकी वजह से 16 महीनों में इन बेचारों के मत्थे पे ये सारी की सारी दिवालियापन की और डॉलर बढ़ने की जनाब। चौहान साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। यकीन करें अगर PDM वाले भी इस तरह बयान करें ना, तो आपको, मुझे लगता है उनको तो आपके पाँव धोकर पीने चाहिए, जितनी ज़बरदस्त तरीके से आप बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल में उन्होंने हुकूमत है। PDM वाले इतने अच्छी तरीके से नहीं बयान करते। जी नहीं, आप बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे सर। इसका मतलब है आपकी नज़र में PDM की जो परफॉर्मेंस है, जो भी हालात थे, वो PTI से बेहतर थी। सर बात यह है कि इजरायली लॉबी पीछे थी। इजरायली लॉबी ने प्री प्लान जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एक सबूताज करवाया। IMF का मुआहिदा, उन्हें पता था हुकूमत जाने वाली है। फिर साथ ही जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हल्लाशेरी दी कि आप रियासती अदारों के और रियासत के खिलाफ खुला के सामने आ जाओ। सुबह दोपहर शाम दिवालिया की रट मेरे समेत चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमसे दिलवाई गई। पहले 6 महीनों में मैंने एक बड़े सीनियर बैंकर के साथ मीटिंग की। मेरी अपनी फैमिली के अंदर 4-5 बैंकर्स हैं, मैंने उनके साथ भी मीटिंग करके पूछा। मैंने कहा यार ये जो पहले 6-7 महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर डॉलर आसमान की तरफ गया, इसकी बुनियादी वजह क्या है? उसने कहा बुनियादी वजह तुम और तुम्हारा चेयरमैन और तुम्हारी पार्टी है। मैंने कहा वो किस तरह? कहते जनाबे वाला आपने दिवालिया इतना किया कि जो लीगल डॉलर था बैंकों के अंदर, वो सारे का सारा जनाब आपके अकाउंट होल्डर्स ने, जो डॉलर्स के अकाउंट होल्डर थे, उन्होंने निकाल लिया। जो डॉलर निकलता था बैंकिंग जनाब उस पूरे ट्रैक में से 7 ही डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती थी। और ये जितनी डॉलर की कीमत ऊपर गई, ये IMF ने एक तरफ कर्जा ना देने के हवाले से 6 महीने साल सूली पर अटकाई रखा, दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान आलमी एजेंडे के तहत दिवालिया कह के गया वो डॉलर को जनाब आसमान की तरफ लेके गए। और चले एक बार सर वो बैंकों से निकाल के घरों में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सर, कितने बड़े बड़े लोग, आप भी ज़हीन आदमी हैं, आप समेत कितने ही लोग हैं जिनको उन्होंने समझ नहीं आने दी कि वो किस तरह स्ट्रेटजी कर रहे थे, किस तरह चला रहे थे। ये सागदार से को भी 16 महीने समझ नहीं आई कि डॉलर जो है किस तरह से ऊपर जा रहा है, वो सिर्फ उनके बयानात की वजह से। मगर सर इलेक्टेबल्स की जब बात हो रही है, दो फैक्टर्स मैंने आपको रखे हैं। अच्छा सर, वो पॉइंट आ गया सर। 2 बड़े फैक्टर दिए हैं। जी सर, एक IMF के साथ मुआहिदा सबूताज करवाना, दूसरा दिवालिये का प्री प्लान रट लगा के आपका पूरा 2022 आपने डॉलर की कीमत आसमान तक पहुंचवा दी और लोगों को जायज तरीके से, फिर ऊपर जा रहा है, हम देख रहे हैं सर डॉलर से आते हैं, वो खत्म करवाया। ठीक है चौहान साहब, अब डॉलर तो हम देख रहे हैं फिर ऊपर जा रहा है सर, वो तो अब फिर 300 की तरफ है। अब तो उनका कोई बयान भी नहीं, अब तो वो जेल में है। ये बताइएगा इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खुले हैं नून लीग के? कर्जों की किस्त अदा करनी है। अच्छा, कर्जों की किस्त अदा करने के लिए हमारे पास 15-20 अरब रुपए हमें चाहिए। जनाबे वाला वो आपके पास है नहीं है। मुल्क दिवालिया कर गए 3.5 साल में अपनी हुकूमत के जरिए से। 1.5 साल जनाब जिसने हुकूमत करनी थी उसको ये जो बेड़ा घर किया, जो 2 वजूहात मैंने आपके सामने रखी है, उन वजूहात की वजह से। चले सामा भाई, चले सर, ये अब चीज़ें ये सामने आ रही हैं जो आपने बताई हैं। मुझे ये बताइए कि इलेक्टेबल्स के लिए अगर नून लीग के दरवाजे खुले हैं तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास भी बहुत से इलेक्टेबल्स हैं, तो आप क्यों नहीं फिर सोच रहे नून लीग की तरफ जाने का? सारी जमातें सोच रही हैं। भाई हम अभी अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी है, हम अपनी सफबंदी कर रहे हैं, अपनी तंजीम साजी कर रहे हैं, और बाकी हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं अपने अपने हल्के के अंदर वो जो गंद पड़ा हुआ था बीइंग अ तहरीक इंसाफ के, जो हम 17 साल 18 साल 10 साल 20 साल 22 साल हम कुर्बानियां दे के अपने हल्के के अंदर जो हमने सफबंदियां की थी, वो सारी की सारी टूट गई। लोगों पे पर्चे हुए हैं, कोई लोग मुतनफर हुए हैं, कोई लोग डरे हुए हैं, कोई लोग भागे हुए हैं। उन सारों को हम सीधा बदरा कर रहे हैं, उनको कोई रिलीफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना इलेक्शन अपने प्लेटफॉर्म से अच्छे तरीके से कंटेस्ट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो मौका मुनासबत के मुताबिक चीजें लीडरशिप देख लेगी। CEC की मीटिंग करके पार्टी की लीडरशिप को तय कर लेगी कि अगर हमने किसी के साथ इत्तेहाद करना है
या किसी से एडजस्टमेंट करनी है, या चंद सीटों पे एडजस्टमेंट करनी है, या पूरी सीटों पे एडजस्टमेंट करनी है, या अपना इलेक्शन ही ऑटोनोमस लड़ना है, वो फैसला हो जाएगा। अभी नून लीग की तरफ से ये सब जो हो रहा है, इलेक्टेबल्स के दरवाजे खुले हैं, उनको परेशानी ये है कि सर्वेज ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ उनसे बहुत ज़्यादा आगे है और इस वजह से वो सबको साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हत्ता कि इलेक्टेबल्स का मतलब ये है कि वो अब नून लीग के जितने भी दहाइयों से उनके साथ लोग चल चुके उनको नहीं वो प्रेफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जो भी आएगा वो किसी भी जमात से हो हम उसको देंगे। तो ये तो नून लीग अपना भाई सर्वे अपनी जगह होते हैं, सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी अपनी जगह होती है, इलेक्शन की साइंस और इलेक्शन की केमिस्ट्री और इलेक्शन की बायोलॉजी और इलेक्शन की मैथमेटिक्स और इलेक्शन की जो फिजिक्स है ना वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। मेरी जिंदगी के 44 साल जनाब एज अ सियासी कारकुन और एज अ सियासी लीडर और 25 साल बल्कि उससे ज्यादा जनाब 30 साल जनाब इलेक्शन की जनाब सियासत करते इलेक्शन लड़ते हुई है। सोशल मीडिया और जनाब सर्वे कुछ और होते हैं जो जब इलेक्शन का बिगल बजता है ना, आपकी इतला के लिए मैं आपको खबर दे दूं, खबर आपके पास होगी। अभी आपके असद उमर साहब ने तौबा तायब की, बड़ा अफसोस हुआ। एक डिसेंट आदमी था, एक अपर मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी क्लास का जनाब पॉलिटिशियन था। अगली जो चीज आ रही है ये शाह महमूद कुरैशी साहब आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई का झंडा संभालेंगे। अच्छा 9 मई के शेख रशीद साहब के बकौल लांती किरदारों को और लांती प्रोग्राम को लांती करार देंगे, कंडेम करेंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से स्टेप बैक करेंगे और जनाब इंगा वाइस चेयरमैन वो तहरीक इंसाफ का झंडा उठाएंगे। अच्छा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर जितने केसेस हुए हैं, स्पेशली 9 मई के भी, साइफर के भी, तोशाखाना भी, अलकादर ट्रस्ट भी, बाकी उस पर वो नाअहल होंगे। नाअहल होने के बाद ऑटोमेटिकली उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है शाह महमूद कुरैशी साहब का कि वो चेयरमैन बन सकते हैं और बनेंगे। जब वो बनेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से स्टेप बैक करेंगे, ठीक 9 मई की लांती प्रोग्राम से स्टेप बैक करेंगे, तो फिर आप देख लीजिएगा कि क्या पोजीशन बनती है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अच्छा। दूसरी तरफ आपकी अलीमा खान साहिबा ने इमरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मर्जी से अपनी तरफ से जनाब झंडा उठाने की कोशिश करनी है, जिसको किसी ने तस्लीम नहीं करना। जो बचे खुचे 2-4-6 नाम आपको सिर्फ सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नजर आते हैं। जनाबे वाला इतना आसान नहीं है। चौहान साहब ये तो आपने सारा मुस्तकबिल खोल के रख दिया सर। जी आपने सारा सर्वे के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से रात को बैठो ना ट्विटर पे। सर ये नून लीग को समझाना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वजीर आजम का हलफ उठा रहे होते हैं। सर ये नून लीग को समझाना चाहिए। जो टीवी चैनल खोलो जी नून लीग को समझाना चाहिए सर्वेस पर ना परेशान हो। बताए नून लीग को सर समझाना चाहिए ना परेशान हो। ये सर्वेस पर इतने वो परेशान हो गए हैं, इतने घबरा गए हैं, खुद भी उन्होंने सर्वेस कराया कि वो इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। यानी उनकी पोजीशन अगर ठीक है तो वो लड़ते रहे। अब सर आपने बता दिया कि क्या क्या हो रहा है, तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब आएंगे तो तहरीक इंसाफ का वोटर उनको वोट डाल देगा। भाई फिर डाले ना जी, जब वो इमरान खान साहब को भी कहेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कि उन्होंने गलत किया, 9 मई को लांती प्रोग्राम करार देंगे, 9 मई की मजम्मत करेंगे, 9 मई को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ दर्जनों लोग कर चुके हैं ना चौहान साहब, दर्जनों लोग ये काम पहले भी कर चुके हैं। नहीं वो करेंगे ना, लेकिन वो उसके साथ बल्ला इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। ये मेरी परसेप्शन है जो मैं हालात और वाकयात देख रहा हूँ। तो वोटर तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। मेरे साथ प्रोग्राम कीजिएगा आप, फिर जब ये चीज हो जाएगी ना फिर आपने मेरे साथ शो करना है। चले सर थोड़ा सा ये रियासत का आप बेड़ा गर्क कर दें, पूरी दुनिया के अंदर आलमी एजेंडे के तहत इजरायली लॉबी के जनाब छतरी तले पाकिस्तान की रियासत को दाव पे लगा दें और आप कहें कि सोशल मीडिया के जरिए से रातों रात आप पाकिस्तान के दोबारा वजीर आज़म ये जो बात आप फरमा रहे हैं सर मौलाना साहब, सर ये 10-15 साल से कह रहे थे लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते थे। अब तो फिर आपको मौलाना साहब का मान जान इस्लाम करना चाहिए। मौलाना साहब मौलाना ठीक कहते थे। चलो उसामा भाई मैं आपके सामने बिल्कुल, मैं एक मजहबी घराने से मेरा ताल्लुक है लेकिन अमल मेरा कुछ भी नहीं है। मैं दावे से कहता हूं बिल्कुल ठीक कहते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब। सर वो ठीक कहते थे, आपकी पार्टी से बाहर होकर वो ठीक कहते थे और आप इतने साल साथ रह के आपको समझ नहीं आई। कहने का मकसद ये है कि किसी और में ये जुर्रत नहीं है ना, मेरे अंदर जुर्रत है कि इजरायली लॉबी और 1973 के आइन की दुश्मन लॉबी, मखसूस लॉबी जो पाकिस्तान में 1973 का आइन तबाह करना चाहती है, उसके एजेंडे के ऊपर। अच्छा। और उसी लॉबी तो से चेयरमैन तहरीक इंसाफ हामिद मीर साहब तो सर कई दफा कह चुके हैं कि इमरान खान पर बड़ा दबाव था कि जी वो इसराइल को तस्लीम करे, वो नहीं मानते रहे।
अच्छा, आप टोकिएगा ना, तसल्ली से सुन लीजिएगा सर। आप आसमा अदीद रावलपिंडी से MNA थी। उनको हुकूमत बनने के फौरन बाद 1 महीने के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मार्केट का भाव चेक करने के लिए एक रेजोल्यूशन कौमी असम्बली के अंदर सबमिट करवाई थी उनके जरिए से कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। और पूरे प्रूफ के साथ के रियासत मदीना के अंदर यहूदियों से फला माहिदे। ये 1 महीने बाद सर, सॉरी, हुकूमत के 1 महीने बाद सुन तो लेना यार सर, मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना, हुकूमत देती 1 महीने के बाद। हाँ जी सर, पूरे 1 महीने के बाद, अच्छा 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीने उससे लॉन्च करवाया गया। जब उसका प्रेशर आया तो ये नहीं कि फिर उससे इस्तीफा लिया जाता। इतनी बड़ा ब्लंडर के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके पूरी दुनिया के मुसलमान और खुसूसन पाकिस्तान के 25 करोड़ पाकिस्तानियों का उसने दिल दुखाया। उससे रिजाइन नहीं लिया गया। मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दरमियान सिर्फ इतना कहा कि हिंदुओं, तुम लोग हमसे लड़ोगे, तुम गाय को पूछते हो और तुम बुतों को पूछते हो। मुझे वजारत से उतार दिया गया था, उसको नहीं उतारा गया। क्यों? वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पार्टी के कंसेंट से उसने पेश किया था। फिर जनाबे वाला जुल्फी बुखारी साहब को भेजा गया। फिर उसके अलावा फाहिद यहूदी। चौहान साहब, एक सिर्फ सर, ये बात आप बात कर रहे हैं आप? ये बात सर आपको कब पता लगी है, ये सारी हकीकतें जो आज आप फरमा रहे हैं? जनाबे वाला, मैंने आपको बता दिया कि इंसान किसी टाइम पे भी तौबा तायब हो ना, अल्लाह के कानून के अंदर भी जनाब उसके हवाले से कोई ये नहीं है कि यार अब क्यों तौबा तायब हुआ तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ। सर, कोई वाकया होता है, जब क्यों नहीं हुआ, तब क्यों नहीं हुआ। जब अगर ये चीज क्लियर है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो उस पर ये वाली जरा करने की जरूरत ही कोई नहीं है कि आप ये कहें कि उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या था। चौहान साहब देखिए, मैं जितना आपको जानता हूं, अगर आपको उस वक्त पता लगता कि 1 महीने बाद ये सारा कुछ हो रहा है, इसमें सब थे, आपको इस वजह से हटाया गया, तो फिर आप तहरीक इंसाफ उस वक्त छोड़ देते सर? तो भाई तहरीक इंसाफ छोड़ देते। हमने अपनी जानें कुर्बान की हुई थी, खून बहाया हुआ था, डिसिप्लिन था एक। हमने पार्टी के अंदर आवाज बुलंद की, पार्टी के अंदर आवाज बुलंद की। मैं पार्टी के अंदर वाहिद बंदा था। मैंने मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को कई दफा कहा कि पार्टी चेयरमैन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना सिखा दो। ये नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सारी दुनिया सुनती है दिन में 75 दफा इनके मुंह से। खुदा का वास्ता है, इसको कम से कम ये जो बेहुरमती करते हैं जना, ये इस तरह नाम लेके पता नहीं उसका क्या मतलब निकलता है, इसको बैठा के इनको कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना सिखा दो। मैंने कहा, मैंने असेंबली के अंदर फ्लोर के ऊपर बैठे मैंने मियां महमूद रशीद को कहा, मैंने एजाज चौधरी को कहा, यार मुझे तो इतना करीब आने नहीं देते चेयरमैन साहब, आप दोनों तो उनकी नजरों में बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, तो कम से कम इनको ये चीज ही सिखा दो। मैंने पार्टी के अंदर कई दफा जनाब मजहबी वाले से, नात के हवाले से एक दफा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ना, अभी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आई थी, उन्होंने एक बड़ा नेगेटिव तबसरा किया था कि सबसे बोरिंग काम जो है ना नात पढ़ना है। मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट फोन करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कहा था, ये अभी 10 साल पहले की बात है, मैंने कहा आज के बाद दोबारा ऐसी कोई हरकत ना कीजिएगा, ना कोई तबसरा कीजिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, उनकी जात, उनकी नामूस रसालत और उनकी खत्म नबूवत हमारे लिए सबसे पहले है। ठीक आपकी बात, मगर फिर 10 साल उसके बाद भी आप रहे और आज तौबा तायब आपने की है सर, तो मैं क्या कह सकता हूँ। यानी उस वक्त आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया, अजीब बात है। नहीं, आप अपना फर्ज पूरा किया, अपना फर्ज पूरा किया। उसके बाद दोबारा कभी उन्होंने ये लफ्ज नहीं कहा नात के हवाले से, नात शरीफ के हवाले से जी। तो लेकिन सर जिम्मेदारी, लेकिन अगर चौहान साहब आप 10 साल तक ये बात नहीं की आपने, तो शायद अब ना करते तो मुनासिब था। नहीं, 10 साल पहले अगर ये नहीं की, इसका मतलब है वो ठीक है। चलो उसामा, मुझे ये बताओ। नहीं, आप भी सर इस तरह गलत है ना, एक शख्स ने अगर गलत किया, आपने उस शख्स को कह दिया, फिर भी आप उसके साथ रहे, तो ये भी ठीक नहीं है ना। तो अब अगर आपको जनाब ये नहीं करना, उसके ऊपर नहीं करने दिया, जितना हमारे बस में था उसको नहीं करने दिया, ठीक, जितना बस में था। चलें ठीक है, उसके हवाले से उन्होंने कैंपेन चलाई, तहरीक। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। वाहिद मैं हूं कि मैंने उनको समझाया कि ये हरकतें ना करें जी, और वो नहीं समझे और आप उनके साथ चलते रहे। ये कहानी है। और उसके बाद जब आपको ये रियलाइज हो गया और आपने कहा जी मैंने तो तौबा कर ली है, सर या बाकियों को भी तौबा करवा के उनकी भी जान छुड़वा दें। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।